हेलो स्टूडेंट, एसजे महाविद्यालय ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया, डिसेबिलिटी क्या है और डिसेबिलिटी में कौन कौन से प्रावधान भारत सरकार ने किए थे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकलांग व्यक्तियों के कार्यानुसार सरकार ने कुछ प्रावधान, कुछ नियम बनाए। तो उसी के संदर्भ में जो आज उन्होंने जो अधिनियम बनाए, जो एक्ट बनाए, उसी के आधार पर आज हम आपको PWD एक्ट, पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 1995 के विषय में आपको मैं बताऊंगा। विकलांग जन अधिनियम PWD एक्ट 1995, तो इसमें कौन कौन से प्रावधान सरकार ने किए थे, आइए समझते हैं। तो पहला है अक्षमता की स्थिति का आकलन करना। आकलन यानी परिभाषित करना, यानी जो अक्षमता है, जो विकलांगता है, वो किस प्रकार की विकलांगता है, कितनी विकलांगता है, उसको परिभाषित करना। ये जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति अगर सुन सकता है तो बहरा है, या कम सुनता है तो बहरा है, ऐसा नहीं है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को 60 डेसिबल तक सुन ना पा रहा हो तो ना सुन पा रहा है, अगर 60 डेसिबल तक की आवाज को नहीं सुन पाता है तो वह विकलांगता की श्रेणी में आएगा और उसका एक परसेंटेज निर्धारित किया जाएगा कि यह सुन नहीं पा रहा, यानी कि सुनने में श्रवण बाधिता इसके अंतर्गत आता है। यानी अक्षमता की परिभाषा को परिभाषित करना कि किस व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की विकलांगता के आधार पर उसमें कितना प्रतिशत विकलांगता है। दूसरा है समिति का निर्माण। तो भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर एक समिति का निर्माण किया जिसमें विकलांग व्यक्तियों से संबंधित चीजों को रखा जाएगा। वह समिति उसकी देखभाल करेगी, उसका निरीक्षण करेगी, उसका एक रजिस्टर मेंटेन होगा, उसका एक सचिव होगा जो पूरे स्तर को देखेगा और बनाए रखने का प्रयास करेगा कि इसमें कौन कौन से बच्चे आए, उनमें कौन कौन से सुधार हुए और विकास की तरफ कितना ये काम आगे की ओर बढ़ा। दूसरा आते हैं आरक्षण की व्यवस्था। तो अब 1995 एक्ट में ये बहुत अमूलचूल परिवर्तन किया गया। समझिए कि इसको मील का पत्थर हम कह सकते हैं कि जो आरक्षण की व्यवस्था की गई विकलांग व्यक्तियों के लिए, यानी जो व्यक्ति असमर्थ है, पहले पॉइंट कितना असमर्थ है, तो जो व्यक्ति असमर्थ की श्रेणी में आता है उसकी असमर्थता के अनुसार उसको आरक्षण दिया जाएगा। तो जो आरक्षण दिया गया इसमें क्लासिफाइड किया गया। तो क्लासिफाइड क्या किया गया, 3% रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। किसमें? सरकारी और अर्ध सरकारी, राज्य सरकार, तीनों में 3% दृष्टि बाधित, 1% श्रवण बाधित और 1% आपके गामक बाधित, मतलब दृष्टि बाधित, यानी जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके लिए 3% रखा गया, जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए 1% का प्रावधान रखा गया, और जो लोग चल फिर नहीं सकते, गामक, लोकोमोटर बोलते हैं उसको, लोकोमोटर, यानी जो लोग चल नहीं सकते उनको 1% का आरक्षण सरकारी संस्थानों में या किसी प्रकार के रोजगार में उनको दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं रोजगार के अवसर। तो इनको रोजगार के अवसर प्रॉपर प्राप्त होंगे, यानी समावेशी में, इंक्लूसिव एजुकेशन में इस बात का प्रावधान रखा गया और इस एक्ट में इस बात का ध्यान रखा गया कि अब जो पहले लोग विकलांगता के आधार पर लोगों को रोजगार नहीं देते थे कि किसी लायक नहीं है, विकलांग व्यक्ति को रख के क्या करेंगे, तो कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर उनको प्रदान किए गए और विकलांगता के आधार पर उनको कहीं ना कहीं रोजगार दिया गया। अब आते हैं दूसरा है यात्रा संबंधी सुविधाएं। तो यात्रा संबंधी सुविधाओं से क्या तात्पर्य है कि जो व्यक्ति विकलांग है या विकलांगता की श्रेणी में आता है उसके कुछ परसेंट, यानी कुछ प्रतिशत यात्री भत्ता में छूट, यानी कुछ प्रतिशत जो भी पैसा आपका है, जो भी पैसा अमाउंट, से मान लीजिए आपको 100 रुपए की टिकट है, कहीं जा रहे हैं आप, तो उसमें कुछ प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों को
उनकी अक्षमता के आधार पर जितने % की विकलांगता होगी उस आधार पर उनको यात्रा में छूट दी जाएगी। क्लियर है? अगला पॉइंट आते हैं उपकरण संबंधी सुविधाएं। जो व्यक्ति विकलांग है, किस प्रकार की विकलांगता है, तो विभिन्न प्रकार की विकलांगता के अनुसार पर उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जैसे कोई व्यक्ति पैर से विकलांग है तो उसको आर्टिफिशियल पैर की व्यवस्था की जाएगी, हाथ की आर्टिफिशियल व्यवस्था की जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को कम देखता है तो उसको ब्रेन लिपि के माध्यम से सिखाया पढ़ाया जाएगा। किसी व्यक्ति को कम सुनाई पड़ता है, उसका % यहीं आते परिभाषा में, ये आपका पूरे में चलेगा कि उसकी % कितना है, उस % के आधार पर उसको उपकरण मुहैया कराया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति सुनने में कम है, अगर 60 डेसिबल तक सुन रहा है, यानी सुनने की % उसको बढ़ाया जा सकता है, तो उसके लिए जो उपकरण है, कान की मशीन है, उसको प्रोवाइड कराई जाएगी सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से, और जो भी आपकी सीमित समिति बनी है और जो भी संस्थाएं होंगी या जो भी एनजीओ कार्य कर रहे होंगे तो वो उनको उपकरण उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट है उपकरण निर्माण की व्यवस्था, यानी इसके लिए भी एक समिति होगी जो विभिन्न प्रकार के उपकरणों को बनाएगी और उन उपकरणों को कम दामों पे लोगों को देगी, समितियों को देगी, एनजीओ को देगी, अस्पतालों को देगी, जिससे वो चीज़ें सबको आराम से मिल सकें। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं स्वास्थ्य सुविधा, यानी अगर विकलांग व्यक्ति है, अगर विकलांग व्यक्ति किसी चीज़ों को लेने जाता है तो हमें ये देखना होगा कि वो विकलांगता किस आधार पर है और उसको किस प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं। तो जैसे कि कोई व्यक्ति रेलवे में जाता है, यात्री करना जाता है, चिकित्सा क्षेत्र में जाता है, विद्यालय में जाता है, तो उसके लिए रैंप की सुविधा होनी चाहिए, चढ़ने उड़ने में उसको आसानी हो, लिफ्ट की सुविधा होनी चाहिए, मतलब इस प्रकार की सुविधाएं उनको देना होगा, वहाँ की जो समितियाँ होंगी, वहाँ का जो प्रबंध तंत्र होगा। नेक्स्ट है अक्षमता रोकने के लिए शोध। अब आते हैं कि अगर व्यक्ति अक्षम है, उसके अंदर विकलांगता है, तो किस प्रकार की विकलांगता है, यह विकलांगता क्यों उत्पन्न हुई। कभी कभी होता है कि कुछ जन्म से लोग विकलांग होते हैं, कुछ लोग जन्म के बाद विकलांग हो जाते हैं। तो जो जन्म के बाद विकलांग होते हैं वो कहीं ना कहीं कुपोषण के शिकार होते हैं। कुपोषण के कारण वो ठीक प्रकार से चल फिर नहीं सकते, किसी न किसी प्रकार से रोग से ग्रस्त हो जाते हैं और उनके अंदर विकलांगता आ जाती है। तो अक्षमता को रोकने के लिए इस शोध करने का विषय है कि आखिर इन प्रकार की अक्षमताएं क्यों हो रही हैं, व्यक्ति इस प्रकार से क्यों विकलांग है और विकलांगता के क्या कारण हैं और इसे रोकने के उपाय क्या होने चाहिए। ये अक्षमता रोकने के शोध के विषय में सरकार ने विशेष एक पैनल बनाया है, एक समिति बनाई है जो इस विषय को शोध करेगा और देखेगा कि इसमें किन किन प्रकार की समस्याएं आ रही हैं और इनको दूर करने के क्या क्या उपाय होने चाहिए। लास्ट पॉइंट आते हैं अलग शैक्षिक व्यवस्था। तो अलग शैक्षिक व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? अलग शैक्षिक व्यवस्था से सिर्फ इतना ही तात्पर्य नहीं है कि उनके लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था हो या विकलांगता के आधार पर उनको अलग से विद्यालय खोले जाएं। इसके साथ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो अलग से शैक्षिक व्यवस्था हो उसमें जो टीचर हो, जो शिक्षक हो, जो प्रबंध तंत्र हो, जो कर्मचारी हो, वो भी उस विभिन्न प्रकार की विकलांगता या अक्षमता से प्रशिक्षित हों, उनके बारे में जाने समझे, तभी उन बच्चों को वो ठीक प्रकार से देखभाल कर सकते हैं। यानी अलग से शैक्षिक व्यवस्था का आधार है कि नियमित रूप से शिक्षकों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, उनको समय समय पर प्रशिक्षित किया जाए, समय समय पर निर्देश दिए जाएं कि किस प्रकार की विकलांगता बच्चों में है और इस विकलांगता को किस माध्यम से आप दूर कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको PWD एक्ट पर्सन विथ डिसेबिलिटी 1995 के विषय में बताया और आप इसमें भी जान लेना चाहते हैं कि ये जो बना था अनुच्छेद, ये अनुच्छेद 253 के अंतर्गत बना था, जिसकी मध्यक्रम संख्या थी 13 और इसको जो पारित किया गया था वो 12 दिसंबर 1995 को पारित किया गया था। लेकिन भारत सरकार ने इसको कब लागू किया? 7 फरवरी 1996 को इसको लागू किया गया। और ये फर्स्ट लॉ है विकलांगता के क्षेत्र में, ये पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारत सरकार की तरफ से पहला लॉ है, पहला कानून बनाया गया जो विभिन्न विकलांगता को समाहित करता है, यानी विभिन्न प्रकार की विकलांगता को क्लासिफाइड करता है और विकलांगता के अनुसार उन बच्चों को शिक्षा देने की बात यह अधिनियम करता है। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मैं फिर उपस्थित दूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।